हेलो बच्चों, आज एंजाइम एंड कोएंजाइम लेक्चर नंबर 4 का वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी बाहर के बच्चों का प्रेशर था और काफ़ी दिन हो भी गया था, बन नहीं पा रहा था। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एंजाइम का कंपोजिशन, उसमें हेलो एंजाइम आया, एपो एंजाइम आया, प्रोस्थेटिक ग्रुप आया, कोएंजाइम आया, मेटल आयन है, उसको मैंने काफ़ी डिटेल बताया और उसमें से एक एक नंबर्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डिफाइन हेलो एंजाइम, डिफाइन कोएंजाइम, आप आंसर उठा के देखेंगे डीडीयू का या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एंजाइम का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगला जो टॉपिक है, क्योंकि एंजाइम क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कैसी हो, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। यह लॉन्ग क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो आज पूरा यह लेक्चर इस पे बनेगा। हेडिंग क्या है, फैक्टर, अभी नोट्स में डाल दे रहा हूं, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है और करीब हर साल ही एक बार अल्टरनेट करके पूछता है कि वह कौन एंजाइम, कैसे पूछेगा, एंजाइम क्या होता है, इसके एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, ध्यान दो, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। दूसरी बात, इस वीडियो और नोट्स को उन सभी थर्ड ईयर के बच्चों को शेयर करो जो इस समय दूर दराज हैं, जो कोविड के नाते उनकी स्थिति नहीं है कि वो कोचिंग क्लासेस कर सकें। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ टोटली फ्री एंड दो स्टूडेंट विच इज़ नॉट एफर्ट टू गिव मनी टू कोचिंग एंड टेक कोचिंग, तो सबकी हेल्प करिए, सबको आप शेयर करिए। ठीक है, नोट्स और वीडियो का लिंक भी। ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम इज द बायो कैटलिस्ट, ये तो आपको पता है। बायो कैटलिस्ट मतलब कैटलाइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शन, ये तो मालूम बताया गया है। बायोकेमिकल रिएक्शन एकदम सिंपल लैंग्वेज समझना है। ठीक है, तो देयर आर फोर फैक्टर्स which affect affect enzyme activity। कुल 4 फैक्टर हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, second one is concentration of substrate, third one is effect of temperature and fourth one is effect of pH। ठीक है, यह कुल 4 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन से, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अभी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ पीएच। ठीक है, अब ध्यान दो, जनरली बायोकेमिकल रिएक्शन होता कैसा है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बाय द फ्लो डायग्राम। ये सब आप लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप एक बार देख लो, वीडियो को सुन लो, नोट्स में आपको दे दे रहा हूँ जैसे क्लास में चलता है। नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा और चिंता मत किया करो, लेट होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर है, वीडियो जल्दी बन नहीं पाता, कई क्लासेस मेरे सर पर हैं। ठीक है, इसी तरह थोड़ी समस्या हो जाती है। देखो, बायोकेमिकल रिएक्शन जनरली होता कैसा है, जनरली इस तरह होता है। देखो, समझो फ्लो डायग्राम, पूरे चैप्टर में इसे ही पढ़ना है। ठीक है, यह हो गया सबस्ट्रेट, यह हो गया एंजाइम। ठीक है, यह सबस्ट्रेट मतलब जो भी रिएक्टेंट हो
उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो उस सबस्ट्रेट से यह होता है एक्टिव साइट। ये अभी बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा एक्टिव साइट क्या होता है। एक्टिव साइट किसी भी एंजाइम का वह पॉइंट होता है जहाँ से सबस्ट्रेट उसके अंदर क्या होता है, बाइंड अप होता है, जहाँ पर बॉन्डिंग बनती है। बता दे रहा हूँ हल्का सा, एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट बोलते हैं। तो किसी भी एंजाइम का वह पॉइंट या वह बिंदु या वह साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर उससे क्या करता है, बाइंड अप करता है। ठीक है, एंजाइम को इस तरह डार्क कर दो, समझने में आसानी होगा। ठीक है, होता क्या है, यह सबस्ट्रेट एंजाइम आपस में बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद यह बना लेंगे, देखो बाइंड हो गया ना, यह एंजाइम हो गया, यह सबस्ट्रेट चिपक गया, बना देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है तो आपको बन जाएगा प्रोडक्ट, अब प्लस एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन कराने के बाद क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही बायोकेमिकल रिएक्शन चलता है और पूरे चैप्टर में आपको इसी तरह डायग्राम बार बार आएगा। ठीक है, होता क्या है मैं फिर बता रहा हूँ कि सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम आर फ्री। दिस इज द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, अब इसी समय मैं पढ़ रहा हूँ इसका कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित करेगा, इसका कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, पहला क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। याद रखो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में या किसी भी चीज़ में, देखो किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का अमाउंट सबस्ट्रेट की तुलना में कम होता है ना, कैटलिस्ट कम डालते हैं। कहीं भी तुम रिएक्शन करो, कैटलिस्ट बहुत हल्का डालते हैं, कैटलिस्ट में डाल देंगे 5 किलो तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा रिएक्शन का। तो होता किसी भी रिएक्शन में। अब बायोकेमिकल रिएक्शन में भी क्या होगा, अब जैसे मान लो 10 सबस्ट्रेट है। ठीक है, 10 सबस्ट्रेट है, जितना सबस्ट्रेट होगा उतने एंजाइम होना चाहिए, तभी उसकी क्योंकि बाइंडिंग हो रही ना। और शुरू में आपने क्या किया, 2 एंजाइम लिया, तो 2 एंजाइम 2 सबस्ट्रेट से बाइंड करके क्या बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, और किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। अब देखो जैसे जैसे आप एंजाइम का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे, 2 से 3 4 करते जाओगे, यह एंजाइम इस सबस्ट्रेट से क्या होगा, बाइंड होता जाएगा। बाइंड होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट होता जाएगा। कहने का क्या मतलब है, एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन, पहले आप कम अमाउंट में लोगे तो जितना जैसे मैंने बोला ना 10 सबस्ट्रेट है, 2 एंजाइम लिए तो 2 ठो बाइंड होगा, 8 को बचा रह जाएगा, रिएक्शन 2 ही का चेंज होगा ना। लेकिन खट से आप और इसका कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसी स्थिति का क्या आएगी, सारे एंजाइम इस सबस्ट्रेट से क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने के बाद क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा देखो, कपड़ा कहाँ है, दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यह ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, इसमें हम क्या मान रहे हैं कि 10 मॉलिक्यूल एंजाइम ले रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल क्या ले रहे हैं, एंजाइम ले रहे हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हम क्या ले रहे हैं, सबस्ट्रेट। समझने के लिए है, 2 मॉलिक्यूल हम क्या ले रहे हैं, सबस्ट्रेट। तो 2 मॉलिक्यूल 2 एंजाइम से बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट 3 मॉलिक्यूल किए, 4 मॉलिक्यूल किए, 5 मॉलिक्यूल किए, 6 मॉलिक्यूल किए, करते करते हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम 11 करेंगे,
10 मोल कर लिए तो 10 मोल एंजाइम के साथ बाइंड हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। लेकिन जब हम फिर कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो अब रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ अब क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हुए जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास एंजाइम है ही नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, यह सबस्ट्रेट हो गया, यह एंजाइम हो गया। अब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उस रिएक्शन के लिए अब एंजाइम कोई फ्री बचा ही नहीं है कि सबस्ट्रेट उससे क्या हो सके, बाइंड हो सके। ये बात समझ में आ रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी आप वहाँ पर कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे फिर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, मतलब वहीं पर अब कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल एंजाइम आर यूज्ड टू बाइंड सबस्ट्रेट, देयर इज नो एंजाइम फ्री टू बाइंड एन अदर सबस्ट्रेट। ओके, क्लियर हुआ। तीसरा देखो, कपड़ा। चौथा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहीं पांचवा इधर है, दोनों समझ लो सेम है। इफेक्ट ऑफ पीएच, ठीक है। हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी के जनरली मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वह 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होते हैं। अब अगर 37 से 40 डिग्री से टेम्परेचर कम होगा तो उसकी एक्टिविटी डाउन होगी, या 37 और 40 के ऊपर टेम्परेचर होगा तो भी एक्टिविटी क्या होगी, डाउन होगी। कहने का क्या मतलब है कि वह टेम्परेचर जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे देखो, ये मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। समझ में आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर उसकी एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वह टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज़ है, हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर पीएच होता है। तो जिस पीएच पर एक्टिविटी मैक्सिमम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच। और ऑप्टिमम पीएच से अगर कम होगा तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ऑप्टिमम पीएच से अगर ज़्यादा होगा तो भी एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, एंजाइम का जो टेम्परेचर पीएच है बड़ा सेंसिटिव बात है। सेंसिटिव समझ रहे हो कि अगर पीएचवा तनी से आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाएगा तो एक्टिविटियाँ घट जाएगी, उसी टेम्परेचर तन को आगे डिस्टर्ब, आगे पीछे हुआ डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब क्या है, ऑप्टिमम पीएचवे पे ही क्या होगा, सर्वाधिक एक्टिविटी होगी, और ऑप्टिमम पीएचवे पे क्या होगा, सर्वाधिक एक्टिविटी होगी। इससे अगर ऊपर नीचे हुआ तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। तो यह फैक्टर अफेक्टिंग पूरा नोट्स में दे रहा हूँ। आज का लेक्चर समाप्त हुआ, अब 2-3 दिन बाद फिर मैं बना दूंगा। निश्चिंत रहिए, सिलेबस आपका इसी पर ख़त्म होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और सबकी हेल्प करिए। ओके, धन्यवाद।